दोस्तों स्वागत है आपका द बिगिन स्टडी जीके चैनल पे। दोस्तों एसएससी जीडी के लिए लगातार कोशिश की जा रही है चैनल पे दोस्तों। टॉप 20 क्वेश्चंस की सीरीज आपको कंटिन्यू दी जा रही है दोस्तों, जिसमें डेली आपको 5 से 6 के बीच में 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए जाते हैं, जो कि सारे एसएससी जीडी के जो भी एग्ज़ाम्स अभी तक कंडक्ट कराए गए हैं उन सभी पे आधारित होते हैं, और वर्तमान में जो भी शिफ्ट चल रही हैं उन सभी के एनालिसिस पे आधारित होते हैं। तो इन क्वेश्चंस की आने की 100% श्योरिटी रहती है दोस्तों, और काफ़ी क्लासेस जो पहले कराई गई हैं वहाँ से भी क्वेश्चंस काफ़ी देखने को मिले हैं एग्ज़ाम में। तो आपका स्कोर जीएस में बेहतर हो एग्ज़ाम में, इसलिए इस क्लास को लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा। तो आइए चलते हैं बिना किसी देरी के आज की क्लास की ओर। दोस्तों आज का जो पहला प्रश्न है वो है, निम्न में से कौन सा रोग विषाणु से नहीं होता है? चेचक, पोलियो, प्लेग या खसरा? तो दोस्तों इसमें से जो प्लेग रोग है वो जीवाणु से होता है, ना कि विषाणु से। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाकी दोस्तों चेचक हो गया, पोलियो है, खसरा है, मीजल्स है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, मीजल्स है, और दोस्तों रेबीज है दोस्तों, मीजल्स है, रेबीज है, इबोला है। ये सभी रोग किससे होते हैं दोस्तों? इबोला भी इसी में शामिल है। ये सभी वायरस से होते हैं। हेपेटाइटिस है, आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों, हेपेटाइटिस जो है, हेपेटाइटिस, और दोस्तों पोलियो हो गया, पोलियो, डेंगू दोस्तों, डेंगू। ये सारे रोग दोस्तों किससे होते हैं? वायरस से होते हैं। तो इन सभी को आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दूसरा क्वेश्चन है, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? भारत की कौन सी नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो दोस्तों गोदावरी को वृद्ध गंगा कहा जाता है, जो कि दक्षिण भारत में बहती है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और कावेरी को दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए कि केवल गंगा, दक्षिण भारत की गंगा या भारत की गंगा दक्षिण भारत की यदि पूछा जाए दोस्तों, भारत की गंगा तो उत्तर भारत में गंगा है ही है, या दक्षिण भारत की गंगा पूछा जाता है तो कावेरी को कहा जाता है। किसको? कावेरी को कहा जाता है। और वृद्ध गंगा यदि आपसे पूछा जाए, इस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, तो आप गोदावरी टिक करेंगे। ये दोस्तों महाराष्ट्र में बहती है। ये नदी कहाँ है दोस्तों? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में दोस्तों कहाँ से इसका उद्गम होता है? तो ये भी आप याद रखिएगा, गोदावरी नदी का। महाराष्ट्र के पास में दोस्तों, महाराष्ट्र में नासिक के पास में एक त्र्यंबक नामक पहाड़ी है दोस्तों। नासिक के पास में, याद रखिएगा, नासिक के पास में कौन सी पहाड़ियों से? त्र्यंबकेश्वर दोस्तों, त्र्यंबकेश्वर की जो पहाड़ी हैं उन्हीं से गोदावरी नदी निकलती है। और 1465 किलोमीटर दोस्तों इसकी क्या है? लंबाई है कुल 1465 किलोमीटर। तो इसे आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन बढ़ने से पहले आप याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन डी में है नर्मदा। नर्मदा दोस्तों कहाँ? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से? अमरकंटक की जो पहाड़ी हैं वहाँ से नर्मदा और सोन, दो नदियों का उद्गम यहीं से होता है दोस्तों। कौन सी नदी? सोन का भी यहीं से उद्गम होता है, तो आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आम का खाने योग्य भाग है बाह्य भित्ति, मध्य भित्ति, अंतः भित्ति या भ्रूणपोष? तो आम का जो खाने योग्य भाग होता है वो होता है मध्य भित्ति। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 4th नंबर, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक रेडियो एक्टिव है? यूरेनियम, थोरियम, रेडियम या प्लेटिनियम? तो इसमें से कौन सबसे ज़्यादा रेडियो एक्टिव है? तो दोस्तों इसमें से सबसे ज़्यादा रेडियो एक्टिव है रेडियम। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। यदि रेडियम और पोलोनियम ये दोनों ऑप्शन में हो तो आप किसको सही करेंगे? पोलोनियम को। किसको सही करेंगे दोस्तों? पोलोनियम को टिक करेंगे। इसकी सर्वाधिक रेडियोधर्मिता होती है। और रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकुरल ने। यह भी आप याद रखिएगा, किसने की थी? हेनरी बेकुरल ने। इन्होंने दोस्तों रेडियोधर्मिता की खोज की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तट पर अधिक बल के साथ पहुंचने वाली भूकंपीय सागर तरंगों को क्या कहा जाता है? ज्वारभाटा, सुनामी, धारा या चक्रवात?
तो इनको कहा जाता है सुनामी दोस्तों। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तट पर दोस्तों अधिक बल के साथ पहुंचने वाली जो भूकंपीय तरंगें होती हैं उनको क्या कहा जाता है? सुनामी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है? दोस्तों भारतीय मानक समय को किस रेखांश पे अपनाया गया है? 75.50 डिग्री रेखांश या 82.50 ईस्ट रेखांश या 90.50 ईस्ट रेखांश या 0 डिग्री। तो भारतीय मानक समय रेखा को निर्धारित किया जाता है 82.5 डिग्री पे, 82.50 ईस्ट रेखांश पे निर्धारित किया जाता है, जो कि दोस्तों ग्रीनविच मीन टाइम से कितना 5.5 घंटे 5 घंटे 30 मिनट क्या है आगे है दोस्तों, 30 मिनट 5 घंटे 30 मिनट आगे है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक अपनी दिल्ली से राजधानी कहाँ ले गया था? देवगिरी को ले गया था। कहाँ ले गया था दोस्तों? देवगिरी को ले गया था, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, और इसी देवगिरी का नाम बदल करके क्या कर दिया था? दौलताबाद। ऑप्शन सी इसलिए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक को ही दोस्तों रक्त पिपासु या पागल सुल्तान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रक्त पिपासु, या फिर इसी को ही कहा गया है दोस्तों पागल सुल्तान, पागल सुल्तान। तो ये आप याद रखिएगा। सांकेतिक मुद्रा का इसने प्रचलन किया था, कब चलाया था दोस्तों? ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1329 ईस्वी में इसने चलाया था दोस्तों सांकेतिक मुद्रा, मोहम्मद बिन तुगलक ने। ये भी आप याद रखिएगा। दोआब कर में वृद्धि किया था दोस्तों 1325 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1325 ईस्वी में दोआब कर में वृद्धि किया था, और 1326 में दोस्तों इसने राजधानी परिवर्तन किया था, जस्ट इसके एक साल बाद 1326 ईस्वी में। तो 1325 में दोआब में वृद्धि, 26 में दोस्तों राजधानी परिवर्तन, और 29 में इसने दोस्तों सांकेतिक मुद्रा चलाया था। तो ये आप सभी क्वेश्चंस को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में दास राजवंश की स्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक, कुतुबुद्दीन, इल्तुतमिश, मोहम्मद गौरी। तो भारत में दास राजवंश की स्थापना की थी तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक को दोस्तों लाख बख्श के नाम से जाना जाता था, लाख बख्श के नाम से। तो ये भी आप याद रखिएगा। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही रखी थी कुतुब मीनार की नींव। कुतुब मीनार की नींव दोस्तों किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसको पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। तो ये भी आप याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी है राइट आंसर, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुल्य कला कक्षा कितनी ऊंचाई पर है? तुल्य कला कक्षा दोस्तों कितनी ऊंचाई पर है? 600 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 3600 या 36,000 किलोमीटर। तो ये 36,000 किलोमीटर पे स्थित है दोस्तों ऑर्बिट क्लासेज। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? नेल्सन मंडेला, बिल क्लिंटन, हिलरी रोडाम क्लिंटन या दोस्तों मार्गरेट थैचर। तो माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? बिल क्लिंटन है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों साथ में आप याद रखिएगा माई कंट्री माई लाइफ एक पुस्तक है। कौन सी दोस्तों? माई कंट्री माई लाइफ। ये किसकी पुस्तक है दोस्तों? ये है अडवाणी जी की, लाल कृष्ण अडवाणी जी की ये पुस्तक है। ये भी आप याद रखिएगा। और द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी पुस्तक है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये भी काफ़ी बार पूछी गई है। टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये है दोस्तों युवराज सिंह की। किसकी है? युवराज सिंह की है आत्मकथा दोस्तों। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी से खून का बहना नहीं रुकता है? तो दोस्तों यदि विटामिन के की कमी है तो वहाँ पे रक्त का थक्का नहीं बनता है और ब्लड जो है
वो कंटिन्यू बहता रहता है। तो विटामिन के यहाँ पे दोस्तों इसकी कमी से हीमोफीलिया, याद रखिएगा, हीमोफीलिया रोग हो जाता है, जिसकी वजह से रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चंद्रगुप्त के दरबार में सेल्यूकस ने एक दूत भेजा था जिसका नाम था हेरोडोटस, डेनसोंग, मेगास्थनीज, हेलियोडोरस। तो दोस्तों चंद्रगुप्त के दरबार में मेगास्थनीज को भेजा था किसने? सेल्यूकस निकेटर ने। सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने कब हराया था दोस्तों? 305 ईसा पूर्व में दोस्तों हराया था सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने। और बदले में दोस्तों इसकी एक पुत्री थी कार्नोलिया, जिसकी शादी इसने कर दी थी चंद्रगुप्त मौर्य से। तो ये भी आप याद रखिएगा। और ऑप्शन ए में हेरोडोटस दिख रहा है, इनको दोस्तों इतिहास का पिता कहते हैं। इतिहास का पिता किसे कहते हैं? इतिहास का पिता कहा जाता है दोस्तों हेरोडोटस को। ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बनारस में, कुशीनगर में, सारनाथ में, बोधगया में। तो आप सभी को पता होगा गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोधगया में। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ज्ञान प्राप्ति के बाद दोस्तों सिद्धार्थ इनका नाम था, सिद्धार्थ से क्या हो गए थे? बुद्ध कहलाए थे। और इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया था? ये भी आप याद रखिएगा, सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में, जिससे दोस्तों धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। और सर्वाधिक, यदि आपसे पूछा जाए सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था, तो ये दिया था दोस्तों श्रावस्ती में। तो इसे भी आप याद रखिएगा। और इनकी जो भाषा थी वो क्या थी? पाली भाषा थी। और जबकि जैन धर्म की जो भाषा थी महावीर स्वामी ने जिसका उपयोग किया वो अर्धमागधी थी, या प्राकृत कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रारंभ में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? 1948, 1950, 1951, 1952। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था 1952 में दोस्तों, संविधान लागू हो जाने के बाद। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भवन का डिजाइन बनाया था एडवर्ड स्टोन ने, ली कार्बूनियर ने, एडविन लुटियंस ने, या तरुण दत्त ने? तो राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किया था दोस्तों एडविन लुटियंस ने। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ली कार्बूसियर जो है दोस्तों उन्होंने चंडीगढ़ को डिजाइन किया था। किसको दोस्तों? चंडीगढ़ को डिजाइन किया था, इसलिए आप इसे भी याद रखिएगा, हो सकता है आपसे पूछा जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्णांधता वाले आदमी को लाल रंग दिखाई देगा, पीला, नीला, हरा, बैंगनी? तो दोस्तों वर्णांध व्यक्ति को लाल रंग हरा दिखाई देता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भील जनजाति पाई जाती है मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, उत्तराखंड में? तो भील गुहराज कहाँ पाई जाती है जनजाति दोस्तों? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। झारखंड में दोस्तों संथाल पाई जाती है, इसे भी आप याद रखिएगा। संथाल जनजाति कहाँ पाई जाती है? झारखंड में पाई जाती है। और दोस्तों लेप्चा भूटिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? इसे भी आप याद रखिएगा। लेप्चा और भूटिया ये कहाँ पाई जाती है? ये दोस्तों पाई जाती है सिक्किम में। कहाँ? सिक्किम में पाई जाती है। तो साथ में आप इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में दोस्तों थारू पाई जाती है, कौन सी जनजाति? थारू और बुक्सा। थारू और बुक्सा, तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन फ्लह किससे संबंधित है? फ्लह नहीं दोस्तों, यहाँ पे फ्लड होना चाहिए। आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा, क्या होना चाहिए? ऑपरेशन फ्लड होना चाहिए। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? बाढ़ नियंत्रण से, पीने के पानी की व्यवस्था से, दुग्ध उत्पादन से, इनमें से कोई नहीं। तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है दोस्तों ऑपरेशन फ्लड। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। श्वेत क्रांति के जनक कौन है दोस्तों? इसे भी याद रखिएगा। श्वेत क्रांति के जनक हैं वर्गीज कुरियन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। तो ये सब क्वेश्चंस आप याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। मलेरिया किस अंग को प्रभावित करता है? अंतड़ियों को, फेफड़ों को, जिगर को या तिल्ली को? तो मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? ये प्रभावित होता है दोस्तों तिल्ली। तिल्ली को ही दोस्तों क्या कहते हैं? प्लीहा। क्या कहते हैं? प्लीहा कहते हैं। और प्लीहा को दोस्तों कहते हैं आरबीसी का कब्रिस्तान। आरबीसी का क्या कहते हैं? ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। देखते हैं दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन। सर्वोदय योजना का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था? जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, विनोबा भावे या इनमें से कोई नहीं? तो ये दोस्तों रखा गया था जयप्रकाश नारायण की तरफ से। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। कब रखा गया था? 1950 में। सर्वोदय योजना कब लाई गई थी दोस्तों? 1950 में लाई गई थी। जयप्रकाश नारायण से आप याद रखिएगा, इन्हें जननायक या लोकनायक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जन या फिर लोकनायक की उपाधि मिली थी। ठीक दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा आप, जननायक या फिर लोकनायक। क्यों लाए थे दोस्तों सर्वोदय योजना? कि दोस्तों ताकि कृषि के साथ साथ जो छोटे उद्योग हैं उन पे जोर दिया जा सके। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ दोस्तों क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि क्लास आपको पसंद आई है तो आप इसे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, ताकि दोस्तों चैनल को और ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके और आपके लिए और ज़्यादा बेहतर कोशिश की जा सके, ताकि आप जीएस का एक अच्छा स्कोर कर सकें दोस्तों अपने एग्ज़ाम में। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।